गुड मॉर्निंग लर्नर्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का सिलेबस। मैथमेटिक्स में हम सबसे पहले करने क्या वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं कंसेप्ट बिल्डिंग पे वर्क, क्योंकि जैसे जैसे हमारे कंसेप्ट बिल्ड होते जाएंगे वैसे वैसे हम किसी भी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं किसी भी बुक में से। आप सभी लोग डिफरेंट डिफरेंट शॉर्ट्स ऑफ बुक का इस्तेमाल करते हैं, लाइक कोई NCERT में से पढ़ रहा है, कोई RD शर्मा कर रहा है, कोई RS अग्रवाल कर रहा है, या फिर कई बच्चे इस्तेमाल करते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, आप को कंसेप्ट पे आपने काम कर रखा है, तो आप किसी भी तरीके की बुक हो चाहे या किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, आप उसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको आपकी बुक ये आपके सामने दिख रही है, ये है आपकी एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 11th। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज पहला चैप्टर जो कि है सेट्स। सेट्स में आज हम लोग पहली वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स, यानी सेट्स की इंट्रोडक्शन क्या है, सेट्स होते क्या हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स। वी ऑब्जर्व दैट इन नेचर वैरायटीज ऑफ ऑब्जेक्ट अक्कर इन अ ग्रुप। क्या कह रहा है वो कह रहा है कि हम लोग देखते हैं कि नेचर में अलग अलग तरीके की चीजें ग्रुप में पाई जाती हैं। बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीके की जो कि ग्रुप्स में नेचर में पाई जाती हैं। दीज ग्रुप्स आर गिवन डिफरेंट नेम्स। इन ग्रुप का नाम अलग अलग रख देते हैं, जैसे हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ बुक्स, पैक ऑफ कार्ड्स, bunch of keys, herd of cattle and aggregate of points etc. It means देखिए हर एक ग्रुप का अलग नाम रखा है। बुक्स के ग्रुप का नाम रखा है कलेक्शन, कार्ड्स के ग्रुप का नाम रखा है पैक, कीज के ग्रुप का नाम रखा है बंच, कैटल के ग्रुप का नाम रखा है हर्ड, और पॉइंट के ग्रुप का नाम क्या रखा है, एग्रीगेट। तो हमने पढ़ा कि नेचर में अलग अलग चीजें पाई जाती हैं ग्रुप्स में, और उन ग्रुप्स का नाम अलग अलग रखा जाता है। क्यों? डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो नेम रखा जाता है ना, ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे रखा जाता है। दे रिप्रेजेंट, जिस भी तरीके का कैरेक्टरिस्टिक वो शो कर रहे होते हैं। लेकिन इन लिटरल सेंस, अगर हम लिटरल सेंस की बात करें तो ऑल दीज वर्ड्स हैव द सेम मीनिंग। इन सारे वर्ड्स का मीनिंग सेम है। आपके ये जो भी वर्ड्स आए थे, कलेक्शन, पैक, बंच, हर्ड, एग्रीगेट, इनका सबका एक ही मीनिंग है, वो है ग्रुप या फिर कलेक्शन। देखो हम इसे ग्रुप ऑफ बुक्स बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ बुक्स बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ कार्ड्स बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ कीज बोल सकते हैं। सबका मीनिंग जो है वो सेम है। इन मैथमेटिक्स लैंग्वेज, मैथमेटिक की लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, इन्हीं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का नाम रख देते हैं सेट। तो व्हाट इज सेट? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। हमें क्या पता लगा? हमें पता लगा कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ सेट्स इज नोन एज सेट थ्योरी। ठीक है, सेट की ही स्टडी को हम लोग बोलते हैं सेट थ्योरी। तो अभी तक जो हमारे काम का आया कि वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट, और सेट की ही स्टडी को बोलते हैं हम लोग सेट थ्योरी। जो ये सेट थ्योरी थी, इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन। जो कि ये जो सेट थ्योरी थी सबसे पहले किसी जर्मन मैथमेटिशियन ने दी थी, जिसका नाम था जॉर्ज कंटूर। जॉर्ज कंटूर। तो ये आपकी हुई सेट की इंट्रोडक्शन। व्हाट इज सेट? सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और इसकी स्टडी क्या कहलाती है? सेट थ्योरी कहलाती है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और इसकी स्टडी कहलाती है सेट थ्योरी। आगे बढ़ते हैं सेट्स। देखो सेट्स क्या है। सेट्स इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमने ये पढ़ लिया कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्या किस चीज का कलेक्शन है? वेल डिफाइंड। अब हमें पता करना है कि इस वेल डिफाइंड वर्ड का मीनिंग क्या है। बाय वेल डिफाइंड वी मीन दैट गिवन एन ऑब्जेक्ट। देखिए वेल डिफाइंड का मतलब ये है, वी मीन दैट गिवन एन ऑब्जेक्ट वी शुड बी एबल टू से विदाउट हेजिटेशन वेदर इट बिलोंग्स टू द कलेक्शन और नॉट। मान लो हमें कोई एक ऑब्जेक्ट दिया जाता है, ठीक है, हमें कोई एक ऑब्जेक्ट दिया जाता है, तो हम बिना किसी हेजिटेशन के अगर हम बता पा रहे हैं कि ये उस कलेक्शन का हिस्सा है कि नहीं, तो हम लोग उसी को बोलते हैं क्या? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड। अगर हम लोग पक्का तौर पे कह पा रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट आपको मिला है ये इस कलेक्शन का, इस सेट का हिस्सा है, तो वो हो गया आपका वेल डिफाइंड। लाइक हम लोगों को क्या है, मान लो अगर आपके पास एक सेट पड़ा है, ठीक है, किस चीज का कलेक्शन है? आपके पास कलेक्शन पड़ा हुआ है किस चीज का? मान लो आपके पास कलेक्शन पड़ा है फ्रूट्स का,
ठीक है, आपके पास डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फ्रूट्स पड़े हैं, अलग अलग टाइप के फ्रूट्स पड़े हैं, एप्पल, गुआवा, मैंगो, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको एक फ्रूट दे दूं, दैट इज अगर मैं आपको एक वेजिटेबल दे दूं, मैंने आपको एक नाम दिया अनियन, ठीक है। मान लो मैंने कहा कि क्या ये अनियन इस फ्रूट्स का हिस्सा होगा, आप लोग कहेंगे नहीं। तो ये जो अनियन है ये वेल डिफाइंड नहीं है इस सेट के लिए, फ्रूट्स वाले सेट के लिए जो अनियन है ये वेल डिफाइंड नहीं है। हम और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। अब वो किस चीज की बात कर रहा है? कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। आप लोग खुद सोचिए कि हर एक जने का मैथमेटिक्स में इंटरेस्टिंग टॉपिक अलग अलग होता है। अगर कोई मेरे से पूछेगा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स का कलेक्शन बनाइए, तो मैं कुछ और टॉपिक्स बनाऊंगा। अगर कोई आपसे पूछेगा तो वो कुछ और टॉपिक बनाएगा। आपके आसपास आपके दोस्त होंगे, भाई बहन होंगे, उनसे अगर कोई पूछेगा तो वो अलग टॉपिक्स बताएंगे। तो इसी तरीके से इसका एक वेल डिफाइंड सेट नहीं बन सकता है, ठीक है। इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन एज अ पर्टिकुलर टॉपिक इन मैथमेटिक्स में बी इंटरेस्टिंग। कई के लिए वो इंटरेस्टिंग हो सकता है फॉर सम स्टूडेंट्स बट माइट नॉट बी इंटरेस्टिंग फॉर अदर्स, लेकिन दूसरों के लिए वो इंटरेस्टिंग है ही नहीं। However, the collection of all the topics in mathematics, अगर हमें सारे के सारे टॉपिक्स का जो है कलेक्शन बनाना चाहे, लाइकवाइज मुझे कहे कि चैप्टर क्लास 11th में, लाइकवाइज हमें पूछा जाए कि क्लास 11th में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो आप जिससे मर्जी बनवा लो, है ना, जिस मर्जी बंदे से ये सेट बनवा लो, आपके जो चैप्टर है वो कॉमन रहने वाले हैं, एक जैसे रहने वाले हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो अब आपको समझ आ गई होगी सेट्स की डेफिनेशन। सेट्स की डेफिनेशन हुई हमारी क्लियर कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स आपको पता लग गए हैं, सेट आपको पता लग गया, वेल डिफाइंड का मीनिंग आपको क्लियर होगा। वेल डिफाइंड का मीनिंग होता है कि अगर हम किसी चीज को कह पा रहे हैं कि ये उसका हिस्सा पक्के तौर पे है तो वो वेल डिफाइंड कहलाता है, ठीक है। अगर हम लोग सारे जने एक ही चीज को, है ना, नहीं बता पा रहे हैं कि ये उस सेट का हिस्सा होगा कि नहीं, तो दैट इज नॉट वेल डिफाइंड। चीजें वेल डिफाइंड होनी चाहिए पक्के तौर पे। इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ सेट में कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वो क्या बता रहा है? अब वो बता रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि एक सेट में सारे सेम टाइप के ऑब्जेक्ट आए। जैसे मैंने आपको एक सेट का एग्जांपल दिया था, मैंने कहा कि अनियन जो है फ्रूट्स में नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है, इसके एक कंडीशन और बनती है जिसको हम आगे देख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अ बुक, अ कप एंड अ प्लेट। एक बुक, एक कप और एक ये प्लेट, ये सारी चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। जो बुक है आपका स्टेशनरी में आ जाएगा, ठीक है, और कप और प्लेट जो है आपका क्रोकरी में आ जाएगा। लेकिन लाइंग ऑन अ टेबल, अब ये एक टेबल पे पड़े हैं, ठीक है, मे आल्सो फॉर्म अ सेट, ये भी एक सेट का निर्माण कर सकते हैं। क्या प्रॉपर्टी है उनकी? कॉमन प्रॉपर्टी के बेस पे, उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे हम सब क्या कह सकते हैं कि दे फॉर्म अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वो उन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है जो कि कहां पड़े हैं? टेबल के ऊपर पड़े हैं, टेबल पे पड़ी हुई चीजों का कलेक्शन है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं सम अदर एग्जांपल ऑफ सेट्स आर, कुछ एग्जांपल सेट के। द कलेक्शन ऑफ ऑल द प्राइम नंबर, सारे प्राइम नंबर लेने लेस देन 18, 18 से कम, 18 से कम सारे प्राइम नंबर। सबसे पहले आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं एक का एक ही फैक्टर है एक, तो ये एक जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर मैं दो की बात करूं तो इसके दो फैक्टर हैं, एक और दो, ये प्राइम नंबर है। तीन भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर हैं एक और तीन। चार नहीं है क्योंकि इसका एक फैक्टर एक है, दूसरा फैक्टर दो है और तीसरा फैक्टर जो है चार है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होता। तो आपने होपफुली ये प्राइम नंबर चीजें पढ़ रखी होंगी। तो हमें 18 से कम लेने हैं, तो 18 से कम कौन कौन आ जाएंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। नेक्स्ट हमारे से पूछ रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट्स के वोवल्स तो हमारे पास कौन कौन से आते हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू। कलेक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12, 12 के फैक्टर्स, ठीक है। अगर मैं 12 के फैक्टर्स बताऊं आपको तो क्या आएगा? 1 गुणा 12, 2 गुणा 6, 3 गुणा 4, है ना। और अगर दोबारा करेंगे तो 4 गुणा 3, तो हमारे पास 6 फैक्टर आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया। तो हम इंडिया की रिवर एक वेल डिफाइंड है। अगर आप किसी से पूछोगे तो सारे जो नाम है वही आएंगे, गंगा, यमुना, ठीक है, ये आपकी रिवर्स के नाम आ जाएंगे, ठीक है। ऑल पास्ट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, सेम चीजें आने वाली हैं। सारे लोगों के लिए प्राइम मिनिस्टर जो पुराने हैं वो सेम ही होने वाले हैं। मैथमेटिक्स बुक्स इन योर लाइब्रेरी, आप अपनी लाइब्रेरी में जो है ये आपका एक वेल डिफाइंड सेट है, आपको पता है कि आपकी लाइब्रेरी में कौन सी बुक है और सारे बच्चों के लिए वो सेम होने वाली है। देन है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं
इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं हम लोग पूर्णांक, पूरे पूरे अंक, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, क्यों? क्योंकि हमें क्या लेने हैं? सिर्फ पॉजिटिव लेने हैं। तो ये आपका बनता है। देखिए रिमार्क्स में क्या लिखा है, collection of qualitative attributes such as honest person, intelligent students, rich person, good players etc. do not form a set। ये चीजें जो है सेट नहीं बनाती। क्या? क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स, जो क्वालिटी बताने वाली हैं, ठीक है, ये कभी भी सेट में नहीं आएंगे। जैसे ऑनेस्ट पर्सन, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, क्योंकि ये क्वालिटी है, ठीक है। रिच पर्सन, गुड प्लेयर्स एक्सेट्रा। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कंसीडर द सेट ऑफ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इंटेलिजेंट स्टूडेंट की बात करेंगे हमारे स्कूल में, आप लोगों के स्कूल में एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट की अगर हम बात करते हैं, हम एक सेट बनाने के लिए कहते हैं, यानी हमने एक लिस्ट बनाने के लिए कही, जिसमें हम कह रहे हैं कि आपने क्या बनाना है? सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट लेने हैं। ये जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ये आपका क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट हो गया। वुड यू एक्सपेक्ट एवरीवन टू इंक्लूड द सेम स्टूडेंट इन देयर लिस्ट? क्या सारे बच्चे एक ही बच्चे को, मतलब जो आपकी लिस्ट है सबकी सिमिलर बनने वाली है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हर एक बच्चे के लिए, हर एक जने के लिए जो इंटेलिजेंट की डेफिनेशन है वो अलग होती है। हर एक बच्चे के लिए इंटेलिजेंट अलग होता है। सर्टेनली नो, निश्चित तौर पे नहीं आएगा इसका आंसर। सो दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। ये जो कलेक्शन है आपका वेल डिफाइंड नहीं है, तो हम इसको सेट नहीं कह सकते। तो आपका जो सेट है, सेट की जो डेफिनेशन है, सेट का जो बेसिक है, वो आपका कंप्लीट हुआ। तो अब आप लोग सोचिए कि सेट क्या था? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स या वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर ये ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो वेल डिफाइंड क्या नहीं होते हैं? वेल डिफाइंड वो ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं जिनके बारे में हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते हैं कि ये उस ग्रुप में आएंगे या नहीं आएंगे। और एक आपने याद रखना है कि जो क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स होते हैं वो आपका सेट फॉर्म नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपका नोटेशंस फॉर सेट्स। नोटेशन फॉर सेट। नोटेशंस क्या होती है? रिप्रेजेंटेशन, किसी भी सेट की रिप्रेजेंटेशन। कुछ पर्टिकुलर जो सेट्स हैं उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो हमने इस टॉपिक में सीखना है। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। जो सेट होता है उसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से, जैसे ए बी सी कैपिटल में। एंड देयर एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनको एलिमेंट्स बोलते हैं बाय स्मॉल लेटर, स्मॉल ए बी सी एक्सेट्रा। तो एक होता है आपका सेट, एक होता है आपका सेट, जिसको हम क्या कैपिटल से डिनोट करेंगे? कैपिटल से डिनोट करेंगे सेट को, और स्मॉल ए से किसको डिनोट करेंगे? एलिमेंट्स को, ठीक है, एलिमेंट्स को। या फिर इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जो ऑब्जेक्ट्स इस सेट के अंदर हैं। तो लेट ए बी एनी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ए जो है ऑब्जेक्ट का सेट है। लेट ए बी द एलिमेंट ऑफ ए। जो स्मॉल ए है वो एलिमेंट है उसका। तो हम क्या लिखेंगे? वी राइट ए बिलोंग्स टू ए। इस साइन को बोलते हैं बिलोंग्स टू। ए बिलोंग्स टू ए। या फिर हम इसको पढ़ेंगे ए इज, स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। या फिर हम कहेंगे स्मॉल ए इज अ मेंबर ऑफ कैपिटल ए। अच्छा, अगर ये जो ए है स्मॉल ए, ये कैपिटल ए में नहीं आता है, तो हम कहेंगे नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए। देन ए नॉट बिलोंग्स टू ए। नॉट बिलोंग्स टू, ये जो साइन है ये है बिलोंग्स टू का, और आपने इस पे कट लगा दिया तो ये जो साइन हो गया ये हो गया नॉट बिलोंग्स टू का। एंड रीड इट एज ए डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल ए। ए स्मॉल ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, और ए इज नॉट अ मेंबर ऑफ कैपिटल ए। तो इसको कैसे रीड करते हैं? इसको रीड करते हैं ए स्मॉल ए इज अ मेंबर ऑफ कैपिटल ए। स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। स्मॉल ए इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ, ठीक है, कैपिटल ए। या फिर हम इसे कह देते हैं ए बिलोंग्स टू ए। सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ सेट्स used particularly in the field of mathematics are given below। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं सेट्स के जो कि मैथमेटिक्स की फील्ड में यूज करे जाते हैं, वो हमारे नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपने ये याद भी रखने हैं बिकॉज ये यूज होते हैं फर्दर चैप्टर्स में। जैसे n क्या है? कहीं पे अगर आपको n लिखा मिल जाए तो आप समझिएगा कि ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और आपको पता है नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। n इज द सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स। z क्या है? z है सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स।
माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, जो कि पूरे पूरे अंक होते हैं, जैसे -1 -2 -3, ये सब +1 +2 +3 ये सब इंटीजर्स का पार्ट कहलाते हैं। अच्छा, तो Z हो गया सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स। तो Z पॉजिटिव अगर कहीं लिखा मिलेगा तो इसको बोलेंगे सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स। Z होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स और Z पॉजिटिव हो जाएगा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए R है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, R है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, तो R पॉजिटिव क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। Q जो है Q क्या है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, तो Q पॉजिटिव क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर। C क्या है, C है सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, ये चीज़ें जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, कब हम लोग पढ़ेंगे इसी क्लास में चैप्टर नंबर 5 में। अगर A+ इसको बोलते हैं हम आयोटा B की फॉर्म में कोई नंबर लिखा होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये आपका हुआ नोटेशंस ऑफ सेट। तो आज हमने सीखा क्या, आज हमने सीखा कि सेट्स की डेफिनेशन, सेट्स की इंट्रोडक्शन एंड नोटेशंस ऑफ सेट्स। अब हम लोग इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इनमें से कौन सा सेट्स है, जस्टिफाई योर आंसर, आपने अपना आंसर देना है। देखो पहला क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर। अगर हम किसी ईयर के सारे मंथ्स लें जो कि J से स्टार्ट होते हैं तो सबके लिए सेम आने वाले हैं। जो मंथ J से स्टार्ट होते हैं सबके लिए सेम आने वाले हैं। लाइक अगर मैं बात करूं कि अगर कोई जनवरी कहेगा तो सबके लिए आएगा, फिर जून कहेगा, ठीक है, फिर जुलाई कहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी मंथ्स हैं ईयर के जो कि J से स्टार्ट होते हैं सबके लिए सेम होने वाले हैं। यानी कि ये क्या है, ये एक वेल डिफाइंड सेट है। तो यानी कि ये सेट हुआ, ये सेट का है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। अब मेरे को एक बात सोचिए, क्या 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर सबके लिए सेम होने वाले? नहीं, हर एक बंदे के लिए जो टैलेंटेड राइटर है उनकी डेफिनेशन अलग हो सकती है। अगर जैसे मैं आपसे पूछूं टैलेंटेड एक्टर्स, तो हर एक बंदे के लिए टैलेंटेड एक्टर की डेफिनेशन अलग है, वो अलग बंदे को टैलेंटेड मानता है, हर एक बंदा अलग सिंगर को टैलेंटेड मानता है। तो इसलिए ये जो है ये सेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। फिर वही आ गया 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या सबके लिए एक ही बंदा जो सेम बंदे हैं वो 11 का हम पेयर उठाए तो सबके लिए सेम होने वाले? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हर एक बंदे के लिए 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन अगर हम छांटने के लिए कहें तो हर बंदा डेफिनेटली अलग अलग बंदे का फेवरेट मानता है, वो अलग अलग बंदे को टीम में रखेगा। नेक्स्ट है आपका कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन आवर क्लास। अच्छा, एक पर्टिकुलर क्लास की बात हो रही है, आपकी क्लास में आपसे पूछा गया कि आपकी क्लास में जो जो लड़के पढ़ते हैं उनका नाम लिख, आपके दोस्त से भी सेम क्वेश्चन कहा गया, तो क्या आप दोनों जो सेट बनाओगे, दो बच्चों का नाम लिखोगे, जो कलेक्शन करोगे बच्चों के नाम की, क्या वो सेम होने वाले? यस, डेफिनेटली इट इज ट्रू। यानी अभी तक जो आपके सेट है वो है पहला और चौथा। पांचवा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 100 से नीचे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 और कहां तक जाएंगे? 99 तक, क्योंकि हमें लेस देन 100 लेने हैं। तो किसी भी बच्चे से, किसी भी जने से अगर पूछा जाएगा कि 100 से नीचे सारे नेचुरल नंबर लेने हैं तो उसका जो सेट है, उसका जो कलेक्शन है वो यही बनेगा। यानी कि ये भी सेट का फॉर्मेशन करता है। तो आपके पास जो पहला और आपके पास चौथा और जो पांचवा, ये जो एग्जाम्पल थे ये सेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो होपफुली आपको, मुझे लगता है कि आपको सेट की पहचान हो गई होगी कि किसको हम सेट बोलते हैं और किसको नहीं बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आप लोग उनको भी ट्राई कर सकते हो इसी बेस पे। आज की वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं और अगली जो वीडियो होगी उसमें हम सीखेंगे रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट्स, कि सेट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट को किस तरीके से लिखा जाता है। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।